नमस्ते एवरीवन। इस मेंटल इल हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ में हमने बहुत सारी नई नॉलेज गेन की है, जिसमें हमने जाना मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल इल हेल्थ के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हम बहुत जल्द लेवल पे यदि उनको पकड़ लेते हैं तो हम कई बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। उसके बाद हमने डिप्रेशन के बारे में बहुत डिटेल में बात की है, एंग्जाइटी के बारे में बहुत डिटेल में बात की, मैनियक फेज़, ओसीडी, इन सब बीमारियों के बारे में भी हमने अच्छे से समझा है। आज एक नई बीमारी को समझेंगे, सर से जानकारी लेंगे कि इस बीमारी के क्या सिम्टम्स हैं, कैसे उसको समझा जाए और कैसे उसको बहुत जल्द पकड़ा जाए। सर, स्वागत है आपका आज के डिस्कशन में। एक बहुत बड़ी टर्म हम अक्सर यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है सिक्सोफ्रेनिया। सिक्सोफ्रेनिया का उल्लेख होता है बहुत डर के साथ। तो पहले तो ये बताएं, ये सिक्सोफ्रेनिया है क्या और उसको कैसे हम पहचानें और कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा। जी। स्किज़ोफ्रेनिया जो शब्द है वो दो शब्दों से जुड़ा हुआ है। स्किज मानी स्प्लिट, अच्छा, और फ्रेनिया मानी माइंड। ओके, तो स्प्लिट माइंड। अच्छा, तो स्प्लिट किस में है? तो बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन, मानी वो जो हकीकत है और उसकी जो मानसिक स्थिति है उसमें फ़र्क नहीं कर पाता है। उसको जो मन में आता है वो समझ बैठता है कि वो हकीकत ही है, जैसे डेल्यूजन में होता है। जी। तो हैलुसिनेशन और डिल्यूजन, ये उसके दो अहम चिन्ह हैं। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारे चिन्ह हैं, लेकिन हम सबके बारे में बात नहीं करेंगे। इन दो मुख्य चिन्हों के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल ये बीमारी बहुत जल्दी पकड़ी जाती है, अच्छा, इसलिए वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है, खराब होता ही नहीं है, जो हम अक्सर असाइलम में देखते हैं, अच्छा, पागल खाने में देखते हैं। अच्छा, तो वो चिन्ह आजकल दिखने आते नहीं हैं, ओके, क्योंकि हम वहाँ तक उस बीमारी को बढ़ने ही नहीं देते, अवेयरनेस होने की वजह से। अवेयरनेस होने की वजह जी, से। जी, तो हैलुसिनेशन क्या है कि व्यक्ति को आवाज़ें सुनाई देती हैं। ओके, ऐसे तो बहुत तरह के हैलुसिनेशंस हैं, लेकिन इस बीमारी में मेनली ऑडिटरी हैलुसिनेशंस है। अच्छा, ऑडिटरी माने उसको कुछ सुनाई देता है, हम्म, कुछ हो नहीं रहा है लेकिन उसको सुनाई देता है। जी, अब ये ऑडिटरी हैलुसिनेशन भी तीन किस्म के होते हैं: हम्म, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड। तो अनस्ट्रक्चर्ड में नॉइजेस सुनाई देते हैं, कैसे ओके, कुछ खिसक रहा है या कुछ बज रहा है, ऐसे। सेमी स्ट्रक्चर्ड में म्यूजिक सुनाई देता है, ओके, और स्ट्रक्चर्ड में आवाजें सुनाई देती हैं। पूरा सेंटेंस सुनाई देता है। सेंटेंस हो, वर्ड्स हो, अच्छा, लेकिन शब्द सुनाई देते हैं, ओके। कुछ कोई बोल रहा है। तो तीन तरह की आवाज़ें आ सकती हैं। एक तो कोई चीज़ की सरसराहट या कोई चीज़ खिसकने की आवाज़, या दूसरे लेवल पे कोई म्यूज़िक सुनाई दे सकता है, तीसरे लेवल पे प्रॉपर बातचीत या फिर कोई सेंटेंस या कोई शब्द सुनाई दे सकता है। जी। अब जो पैथोलॉजिकल है वो स्ट्रक्चर्ड है। अच्छा, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड का कोई ज़्यादा इतनी अहमियत नहीं है, वो अच्छा, किसी नॉर्मल व्यक्ति को भी सुनाई सकती है। जी, तो ये आवाज़ें उसको क्या कहती हैं? जी, तो कई बार उस पर कमेंट करती है, रनिंग कमेंट्री देती है कि अच्छा, देखो ये यहाँ गया, देखो ये कर रहा है, ओके, ऐसा। ओके, या उसको ऑर्डर देती है, ये करो, इधर जाओ, ये मत करो। या उसको गाली गलौज करता है, जी, या कभी उसको प्रेज करता है, बखान करता है। ओके, और कई बार उसको सुनाई देता है कि दो तीन आवाज़ें आपस में बात कर रही है उसके बारे में। ओके। तो ये वो व्यक्ति अपने आप ही सुनता रहता है कि ये व्यक्ति मेरी तारीफ, मतलब जो आवाज़ें आ रही है या मेरे बारे में हो रही हैं या मेरी तारीफ हो रही है या फिर मुझे इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। जी। ये एक अहम चिन्ह है। दूसरा है डिल्यूजन। अच्छा, डिल्यूजन मानी, पहले मैंने कहा था, वो फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ, जी, जो हम किसी भी आर्ग्यूमेंट या किसी भी प्रूफ से हटा नहीं सकते। अब इसमें जो डिल्यूजन आते हैं वो दो मेन आते हैं। एक है परसिक्यूटेड डिल्यूजन और दूसरा है डिल्यूजन ऑफ जेलसी। ओके, तो परसिक्यूटेड डिल्यूजन मानी क्या कि उसको लगता है कि कोई इसके खिलाफ है, कोई उसके पीछे साजिश कर रहा है, जी, कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है या उसको लूटने की कोशिश कर रहा है। मेरे एक मरीज कहता था कि उसके जो
टॉप फ्लोर वाले नेबर है मशीन गन से एम्फीड्रीन का रेस पास कर रहे हैं ताकि उसको नींद ना आए। ऐसे उसको शक रखता है, मतलब अपनी परिस्थिति का वो दोष किसी और को डालता है और ऐसा समझता है कि सारे उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। जी। हल्का क्या है कि दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो कहता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड आइडियाज ऑफ रेफरेंस। राइट, राइट। ये एक प्रकार का डिल्यूजन हो गया। दूसरा है डिल्यूजन ऑफ जेलसी। वहाँ उसको लगता है कि उसका पति या पत्नी उसको वफादार नहीं है। अच्छा। दूसरों के साथ उनका कोई चक्कर चल रहा है और इसके कारण रोज बरोज झगड़े होते हैं। कभी कभी डाइवोर्स तक जाता है, कभी कभी मर्डर तक जाता है। जी जी जी, ये तो बहुत किस्से सुने हैं कि कुछ सच्चाई नहीं थी लेकिन फिर भी शंका के तौर पर डिवोर्स हो गए, या मन में भाव चल रहा है कि हाँ उसका अफेयर है। किसी वाइफ ने नॉर्मली भी किसी अपने मेल कलीग से बात कर ली तो पति को ये शक हो जाता है कि ये तो अफेयर ही है। जी। और ये खतरनाक है। जी जी। अब ये हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स होते कैसे हैं? तो उसके लिए मैं एक एनालॉजी दूं जी। कि समझो कोई व्यक्ति टीवी देख रहा है, तो टीवी स्क्रीन पे वो क्या देखेगा? जो टीवी सेंटर से प्रसारित हुआ। जी। अब उसकी जानकारी के बगैर किसी ने केबल कनेक्शन किया है और केबल चल रहा है। अच्छा। तो वो क्या समझेगा वो देख रहा है? जो टीवी सेंटर से आया। जी। तो सबको ये बताएगा कि आज ये बताया गया, तो दूसरे कहेंगे हम भी देख रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। अब दोनों में सही कौन है? सही तो दोनों। इसी तरह ये व्यक्ति है, ये उसका मन है और ये उसका मेंटल स्क्रीन है। ओके। और ये बाहर की हकीकत है, दुनिया है। जी। ये जो बाहर की हकीकत है हमारे ज्ञान तंतुओं को सतेज करती है और जो हमारी नसें हैं वो मैसेज पहुंचाती है मस्तिष्क तक, ब्रेन तक। और जो बाहर की हकीकत है वो हमारे मेंटल स्क्रीन पे रिप्रोड्यूस होती है और हम उसका अनुभव करते हैं। जी। अब जो नसें हैं उसके जोड़ में जो डोपामीन है वो बढ़ गया, इसलिए वो मैसेज बराबर नहीं पहुंचता। ओके। तो यहाँ हकीकत नहीं आती है मेंटल स्क्रीन पे, विकृति आती है और ये उसको सही मान बैठता है। ठीक है। अब आप कितना भी उसके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे, उसके इस विचार को बदलने की कोशिश करेंगे, वो मानेगा नहीं। जी। क्योंकि जन्म से अभी तक तो यहाँ हकीकत ही आ रही थी। जी जी जी। तो एक्चुअली देखा जाए तो उसका कसूर भी नहीं है क्योंकि उसको तो यही दिखाई दे रहा है। जी जी। तो उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, समझाने की भी जरूरत नहीं है। जी। उसका इलाज करना है ताकि वो डोपामिन लेवल ठीक हो जाए। ओके। और ये सब बीमारी से वो बाहर निकल आए। तो ये कितना लंबा फेज रहता है? हाँ, तो ये जो बीमारी है उसके 4 आउटकम हैं। अच्छा। थोड़े बहुत ऐसे भी है जो रिएक्टिव है, उसको कहते हैं स्किज़ोफ्रेनी फ्रॉम रिएक्शन। अच्छा। तो वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आई और जिसकी वजह से वो अस्थिर हो गया, स्प्लिट हो गया। जी। और वो अपने आप ठीक हो जाता है। ओके। 10% कुछ ऐसे है कि उसके लिए तुम कुछ भी कर लो वो ठीक होने वाले नहीं है। अच्छा। दिस इज द प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेटिंग केस। ओके। यही लोग को हमको भर्ती करना पड़ता है अस्पताल में। ओके। बाकी जो बचे वो या तो रिकरेंट केस है या क्रॉनिक स्टेबल केस है। अच्छा। मानी जब तक उसकी दवाई चालू है वो बीमारी दबी रहेगी। अच्छा। तो इसमें ज़्यादा करके शुरू में ज़्यादा डोज की ज़रूरत होती है, बाद में जब ठीक हो जाता है तो हम डोज कम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डोज चालू रखना है एज मेंटेनेंस थेरेपी। मेंटेनेंस मानी आगे ये और न चले उसको प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा, ताकि ये एपिसोड्स दोबारा ना हो या फिर इस तरीके के जो एक्टिविटी है शरीर में दोबारा ना हो। जी। शायद जो ट्रीटमेंट के लिए डोज लगा उससे कम लगेगा, ठीक है, लेकिन लगेगा जरूर। तो वो लाइफ लॉन्ग चलता है। लाइफ लॉन्ग। जी जी। और ये साइक्लिक भी लाइफ लॉन्ग चलेगा। हाँ, मानी साइकिल बार बार आती रहेगी। हाँ। ज़्यादा करके तो क्रॉनिक स्टेबल केस। ठीक है, ठीक है। तो ये इन दोनों केसेस में लाइफ लॉन्ग मेडिसिन चलती है, पर उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा होती रहती है।
तो ऐसे पेशेंट्स को लगातार डॉक्टर के इन टच रहना चाहिए सो दैट उनको पता चलता रहे। फॉलोअप बहुत ज़रूरी है जी। ताकि डोज का एडजस्टमेंट हो सके। तो ये जो सिक्सोफ्रेनिया है जिसको हम फिल्मों में भी बहुत देखते हैं और इसके नाम से हम बहुत डरते भी हैं क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो अपने कंट्रोल में नहीं है। जैसा सर ने बताया कि उसमें आप पेशेंट को किसी भी कीमत पर कन्विंस नहीं कर सकते क्योंकि उसको जो दिखाई या सुनाई दे रहा है वो बहुत क्लियर है, उसको बहुत क्लियर है, लेकिन क्योंकि वो रियलिटी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, हम जो रियलिटी को देख पा रहे हैं उन दोनों के बीच में समन्वय कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे केसेस में जैसे बताया सर ने कि 10% लोग ऐसे हैं जो बहुत शुरू में जिनको रिएक्टिव सिक्सोफ्रेनिया होता है उनको अपने आप वो ठीक हो जाते हैं और 10% प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेटिंग केसेस होते हैं जिनको अल्टीमेटली मेंटल असाइलम में या हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ता है। इन बिटवीन जो केसेस हैं जो साइक्लिक हैं या फिर क्रॉनिक हैं उनको लगातार डॉक्टर के साथ इन टच रहना पड़ता है क्योंकि वो जो कनेक्शन है डोपामिन का वो बना रहना चाहिए और डोज घटाई या बढ़ाई जा सकती है लेकिन उसके लिए फॉलोअप मेंटेनेंस बहुत ही ज़रूरी है। बीमारियों से डरे नहीं, बीमारियों को समझें और उसका इलाज पॉसिबल है। फॉर्चुनेटली हम ऐसे समय में हैं, ऐसे हालात में हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी की अपहीवल है कि हमारे पास हर बीमारी का इलाज है। तो ना तो बीमारियों को दबाएं, ना छुपाएं और ना ही उनसे डरें, उनका सामना करें, उनका सॉल्यूशन ढूंढें। आज हर शहर में हर जगह पर ये सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें अवेयर कराया इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन कुछ बातें मेरे दिमाग में आती हैं जिनका मैं समाधान चाहती हूँ बिफोर वी एंड दिस सीरीज़ हियर। तो जैसे आपने बताया कि कुछ लोगों को आवाज़ें सुनाई देती हैं या कुछ लोगों को दिखाई देने लग जाती हैं, तो ये अक्सर जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अपने साथ जुड़े होते हैं और कहते हैं कि हमें ये संदेशा आया या इस तरीके की बात हुई, तो क्या ये बीमारी का लक्षण है या कुछ और एक्टिविटी हो सकता है? जी, होने का चांसेस है जी, कि बीमारी भी हो सकती है लेकिन कोई और कंडीशन भी हो सकता है, इंटरवेंशन भी हो सकता है। जैसे एक है पोजेशन सिंड्रोम। जी, इसमें जो कहते हैं ना देवी आई जी, और फिर वो मंदिर में उनको कुछ सुध बुध नहीं रहती है जी, तो ये है हिस्टेरिकल डिसोशिएटिव केस का एक सब टाइप। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि बीमारी भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन बीमारी को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है ऐसे केसेस में। तो ये भी अवेयरनेस होनी ज़रूरी है कि हमें पता हो। एक और सवाल आता है सर, जैसे आपने जब हमने डिप्रेशन के बारे में एक एपिसोड किया था तो उसमें आपने जो सिम्टम्स बताए थे, यूजुअली वो सिम्टम्स और जो स्पिरिचुअल लोगों के सिम्टम्स होते हैं कि उनको दुनिया में कोई रुचि नहीं होती, उनको खाने पीने में कोई, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलते हैं ना तो बोला जाता है कि जो मिल जाए खा लो। जैसे भिक्षुक होते हैं, बौद्ध भिक्षुक हैं, या उनको ये सिखाया जाता है कि आपको समाज में रुचि नहीं रखनी, आपको खाने में रुचि नहीं रखनी, जो मिला वो ठीक है। तो जब हम स्पिरिचुअल लोगों से मिलते हैं तो उनके सिम्टम्स और एक डिप्रेस्ड व्यक्ति के सिम्टम्स लगभग बराबर हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या इनमें सिमिलैरिटी है या क्या इस चीज़ को समझा जाए? डिप्रेशन में टेम्पररी है जी, जो स्पिरिचुअलिटी वो टेम्पररी नहीं होती, हाँ वो तो वे परमानेंट होती है। जी, जी, डिप्रेशन में जब वो उससे बाहर आ जाएगा तो उसका रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, जो पहले जीता था वैसे जीने लगेगा। जो स्पिरिचुअल आदमी है उसको तो इसकी फिजूलता मालूम पड़ गई है, इसलिए वो उसमें कभी वापस आता ही नहीं है। अच्छा, डिप्रेशन में साथ साथ उदासी है, अरुचि है, इसमें तो उसको जो निजानंद है उसी में वो रहता है, इसलिए दुनिया की परवाह नहीं है। वो डिटैच्ड है। जबकि जो डिप्रेस्ड पेशेंट है वो डिजेक्टेड है। ओके, तो डिटैचमेंट की वजह से जो डिसइंटरेस्ट आता है वो अलग है। अच्छा, हम इसके 4 कंडीशंस है जो उससे मिलते जुलते हैं लेकिन वो डिटैचमेंट नहीं है। ओके, एक है इंडिफरेंस, दूसरा है डिसइंटरेस्ट, तीसरा अभी जो मैंने बताया डिजेक्शन, और चौथा इररिस्पॉन्सिबिलिटी। जी,
तो सुपरफिशियली ये चार भी वो स्पिरिचुअल जैसे ही लगेंगे, जी जी, यही है नहीं। अच्छा। फर्क क्या है? तो जो इनडिफरेंस है उसमें तुम्हारी किसी एक दुनियावी चीज पे इतना ज्यादा अटैचमेंट है कि बाकी दुनियावी चीजों को तुम नजरअंदाज करते हो। वो इंडिफरेंस हो गया। वो इंडिफरेंस, जैसे कोई समझो मनी माइंडेड है जी, तो उसकी बीबी बीमार है तो परवाह नहीं, बच्चा फेल हो गया परवाह नहीं, लेकिन उसके 10 रुपए खो गए तो बहुत परेशान हो जाएगा। जी तो वहां उसका डिटैचमेंट कहाँ गया? जी जी। डिसइंटरेस्ट मानी आपको स्वभाव से उसमें रुचि नहीं है। जैसे कभी बारिश होती है और जो वनडे मैच है वो कैंसिल हो जाता है, तो जो क्रिकेट प्रेमी है जिसको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है बहुत अपसेट हो जाता है। जी। लेकिन जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट ही नहीं है उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। जी जी। तो हम नहीं कहेंगे वो डिटैच्ड है। जी। जैसे एक कॉन्फ्रेंस में एक डॉक्टर ने हिस्ट्री पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि उनकी जो मरीज थी उसके जीवन में 1 साल में 3 मौत हो गई फैमिली मेंबर्स की। अच्छा। तो वो स्टेबल रही, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने फिलॉसफिकली लिया, ऐसा कहा। आगे चल के उन्होंने कहा कि जब उसकी कार मुंबई से तो मुंबई आ रही थी तो बहुत टेंशन में आ गई। अच्छा। माने उसको मतलब ये व्यक्ति चले गए, डिसइंटरेस्ट था। हाँ, व्यक्ति चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कार से अटैचमेंट है। तो वो फिलोसॉफिकल नहीं थी। जी जी जी। डिजेक्शन में, जो डिप्रेशन में हमने देखा जी कि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ता आजू बाजू क्या चल रहा है। जी। तो ये तो एक बीमारी है, बीमारी भी है, और जीवन में ऐसा कुछ धक्का लगा तो हम इतने डिप्रेस्ड हो गए, रिएक्टिव डिप्रेशन भी आया, तो कुछ इंटरेस्ट नहीं लेते हैं दुनियादारी में। लेकिन वो टेम्पररी है। राइट राइट। और इररिस्पॉन्सिबिलिटी माने तुम बिल्कुल लापरवाह हो, बेफिक्र हो, तो तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे साइकोपैथ है। राइट। साइकोपैथ मानी एंटी सोशल पर्सनालिटीज, हाँ, किसी की परवाह नहीं। तो उनका जो स्टेबिलिटी है और डिटैच पर्सन का स्टेबिलिटी है वो बहुत आसमान जमीन का फर्क है। और जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो खुश रहता है, जो हर हालात में खुश रहता है, तो उसको कोई अटैचमेंट नहीं। तो बहुत ये सवाल पूरे एपिसोड में, डिप्रेशन के एपिसोड में मेरे दिमाग में था, क्योंकि जब आप जो सिम्टम्स बता रहे थे तो मुझे ऐसे लगा कि ये तो स्पिरिचुअलिटी को हम ये अचीव करने की कोशिश करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, कि हमें टेस्ट में या खाने में इतनी रुचि ना हो, या फिर हम किसी चीज़ से बहुत जल्दी इम्पैक्टेड ना हो। तो ये बात आपने बहुत अच्छी क्लियरली समझा दी कि जो डिप्रेस्ड व्यक्ति है वो डिजेक्टेड है, जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है वो डिटैच्ड है। और दोनों में फ़र्क इतना है कि वो हर चीज़ से डिटैच्ड है, उसको किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता। और जो डिप्रेस्ड व्यक्ति है वो ना तो कभी खुश रहता है और ना ही किसी चीज़ में रुचि या इंटरेस्ट लेता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है वो अपने ही आनंद में है, वो हर हाल में खुश है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपने मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी सारी जानकारी दी और इतने सिंपल भाषा में हमें समझाया कि किस तरीके से हम मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बीमारियों को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं, और और किस बीमारी को किस तरीके से उसको ट्रीट करना है वो भी आपने समझाया। हमने इमोशनल एंड सोशल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ सीखा है और मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सीखा है। अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में, जिसमें हम जानेंगे स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअल हेल्थ की हमें क्यों आवश्यकता है और इसको एनहेंस करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ।